हेलो फ्रेंड्स, अनूप डिवीजन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहले अगर हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था तो पहले पता होना चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो देखिए यार, दो टाइप की अर्थव्यवस्था होती हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। पहले तो इसको जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक व्यवस्था होती है या जो बाजार पर नियंत्रण होता है वह निजी स्वामित्व का होता है। इसमें व्यक्तियों को अपने लाभ और आय का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा ज़्यादा नीति नियंत्रण नहीं किया जाता है और इसमें निजी स्वामित्व वाले व्यक्तियों के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें बाजार पर पूरा जो सक्रिय रूप से नियंत्रण होता है सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें समाजवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि ये मिश्रण है। किसका किसका? पूंजीवादी समाजवादी का। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जो निजी स्वामित्व है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जो नीति निर्माण का जो होता है कि किसके लिए क्या नीति बनाई जाए, यह जो है सरकार के हाथ में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ फैक्ट याद करने वाला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है प्रतिपादित किसने किया था। जब 1929 की बात है, जब विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, तो उसके पहले एडम स्मिथ ने अपने जो है प्लान बताए थे कि कैसे विकास किया जाए, तो वो सब फेल हो गया। तो वहाँ पे एक अर्थशास्त्री थे कीन्स महोदय, जॉन मेनार्ड कीन्स, आपको कीन्स नाम याद रखना है। इन्होंने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रतिपादित किया था। तो ये फैक्ट याद रखना है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पे पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मेल हो और यहाँ पे जो है नीति बनाने का काम कौन करती है? सरकार करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसको प्रतिपादित किसने किया था? कीन्स ने। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखो भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उस समय दो गुट बटा हुआ था विश्व में, एक था रसिया, एक था अमेरिका, यूएसए जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा जोर दे रहा था, रसिया जो है समाजवादी पे जोर दे रहा था। भारत के पास एक जो है चुनौती थी कि वह कौन सा इसको स्वीकार करे। हम लोग न तो पूंजीवादी पे खड़ा हो सकते थे, ना पूर्णतः समाजवादी पे भी नहीं आ सकते थे कि जिससे लोग न बढ़ सके, क्योंकि निजी में जो होता है आदमी निजी क्षेत्र देखेंगे कि निजी क्षेत्र में काम ज़्यादा होता है और काम की दक्षता ज़्यादा होती है, जिससे विकास होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन निजी उस समय इतना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की हमें ज़रूरत थी। इसलिए हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद ऐसे ही जो अंग्रेज हम लोग को सौंप के गए थे औद्योगिक ढांचा, वह बोल सकते हैं कि औद्योगिक नीति जो भी थी विरोधी औद्योगिक नीति थी और भारत सरकार के पास एक चुनौती था कि किस प्रकार रणनीति बनाया जाए। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो औद्योगिक नीति आती है 1948 में, और यही औद्योगिक नीति 1948 हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति का प्रथम जो औपचारिक प्रतिपादन हुआ 6 अप्रैल 1948 को। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी दोनों को जो है दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस नीति के द्वारा देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना और उसके तत्वों को जो है पहली बार इस नीति में खुलासा किया गया। इसके अलावा जो है लघु व कुटीर उद्योग जो है उसके महत्व को भी स्वीकार किया गया, क्योंकि इन उद्योगों की स्थापना स्थानीय साधनों के उपयोग और रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अगर हम इस नीति के जो विभाजित करें तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था राज्य के एकाधिकार वाले उद्योग,
आपसे पूछ सकता है। औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत राज्य के एकाधिकार वाले उद्योग कौन कौन से थे? तो इसमें जो है 3 उद्योग शामिल थे। पहला अस्त्र शस्त्र और बोल सकते हैं युद्ध सामग्री। दूसरा जो है वह था परमाणु ऊर्जा, और तीसरा रेल परिवहन। यानी ये 3 जो क्षेत्र थे, अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, ये तीनों क्षेत्र राज्य के अधिकार यानी इस गवर्नमेंट के एकाधिकार में थे। दूसरा जो था मिश्रित, यानी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल थी। ऐसे जो है 6 उद्योगों को रखा गया था। यहाँ पे राज्य के एकाधिकार वाले में 3 उद्योग थे और मिश्रित वाले में 6 उद्योग। ये 6 उद्योग कौन कौन से थे? पहला कोयला, दूसरा लोहा तथा इस्पात, तीसरा वायुयान, चौथा जलयान, पांचवा टेलीफोन टेलीग्राम, या वायरलेस यंत्र जो भी थे, और इसमें रेडियो रिसीविंग सेट इसमें शामिल नहीं था, और छठवां था खनिज तेल। दो क्षेत्र हो गए राज्य के एकाधिकार, मिश्रित हो गया। 4 में बांटा गया था, 4 श्रेणियों में। तीसरा जो था वह था सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र। इसमें 18 राष्ट्रीय महत्व के 18 उद्योगों को शामिल किया गया था। इसके विकास का जो उत्तरदायित्व था सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया था। यहाँ पे राज्य के एकाधिकार में क्या था? पूरी तरीके से सरकारी था। इसमें सरकारी जो है उत्तरदायित्व तो जो है नहीं लिया था, लेकिन इस पे नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण रखा गया। इस वर्ग में जो मेन शामिल थे जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, चीनी आपका हो गया, कागज हो गया, सीमेंट हो गया, ऊनी और सूती कपड़े हो गए, ऊनी सूती कपड़े, और रसायन, मशीन टूल्स, ये सब इसमें शामिल थे सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में। चौथा था निजी क्षेत्र। अब इसके अलावा जितना भी क्षेत्र बचा वो क्या हो गया? निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और विकसित किए जा सकते थे। लेकिन यदि उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होती तो सरकार को भी इस क्षेत्र में जो है निजी वाले क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। तो औद्योगिक नीति 1948 में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या था, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राज्य का एकाधिकार यानी जिसपे केवल राज्य का पूरा। अब आपसे प्रश्न यही बन सकता था कि प्रश्न बनेगा कि निम्न औद्योगिक नीति 1948 के तहत राज्य के एकाधिकार में शामिल कौन नहीं था? तो अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और आपका खनिज तेल दे देगा। तो आपको याद रखना 3 शामिल थे, अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। ये राज्य के पूर्णतया एकाधिकार में थे। मिश्रित में कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान, जलयान, टेलीफोन और खनिज तेल था। ये 6। बाकी जो सरकारी नियंत्रण में थे यानी निजी क्षेत्र के कर सकते थे, उसका उत्तरदायित्व, विकास का उत्तरदायित्व गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन नियंत्रण जो होता था वह सरकारी नियंत्रण उस पर जो होता था। चीनी, कागज़, सीमेंट, कपड़े, मशीन टूल्स और बाकी जो इसके अलावा बचे निजी क्षेत्र। तो ये हुआ औद्योगिक नीति 1948। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956 जो है 30 अप्रैल 1956 को भारत सरकार द्वारा जो है इसको लाया गया। यह दूसरी औद्योगिक नीति थी। इसने 1948 की औद्योगिक नीति का स्थान ग्रहण किया।
1948 से 1956 के बीच जो 8 वर्ष थे, इसमें देखेंगे कि राजनीतिक आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ था, विकास कार्य भी आगे बढ़ा था। संसद जो है और समाजवादी ढंग के समाज को आधारभूत सामाजिक और आर्थिक नीतियों के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। अगर इसके हम उद्देश्यों की बात करें, अगर 1956 के, तो जो मेन उद्देश्य थे, पहला अगर बात करें तो आर्थिक विकास की गति को तेज़ करना था, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाना था। हम लोग, अगर आप लोगों ने ध्यान से जो पढ़ा है हमने पंचवर्षीय योजना, वहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, हमने औद्योगिकीकरण को उसमें अपना लक्ष्य रखा था। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को भी लक्ष्य रखा गया, इसका सहकारी क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य रखा गया, और इसके अलावा जो संपत्ति आय के वितरण की असमानता थी उसको भी कम करना इसका उद्देश्य था। अब इसको देखेंगे तो जो औद्योगिक नीति 1956 थी, इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था केंद्रीय सरकार का एकाधिकार था, केंद्रीय सरकार के एकाधिकार क्षेत्र वाले उद्योग। तो केंद्रीय सरकार के एकाधिकार क्षेत्र वाले उद्योगों की बात करें तो उस समय एक नीति प्रस्ताव किया गया था और एक अनुसूची लाई गई थी। उसमें कुल 17 उद्योग थे। 17 उद्योगों को बांटा गया था। इसमें 4 उद्योग जो थे, 4 उद्योग 13 उद्योग, 4 उद्योग जो थे इसमें शामिल था आपका अस्त्र शस्त्र और परमाणु ऊर्जा, रेलवे और वायु परिवहन। यहाँ पे देखेंगे एक ज़्यादा हो गया। ये 4 उद्योग, ये पूरा सरकारी एकाधिकार की व्यवस्था थी। यहाँ पे पीछे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एकाधिकार क्या था, परमाणु ऊर्जा था, रेल परिवहन था, अस्त्र था, लेकिन वायु परिवहन नहीं था। वायु परिवहन, यहाँ पे वायु परिवहन भी शामिल हो गया। ठीक है, आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा अगर टफ बनाना होगा तो ऐसे बना देगा कि औद्योगिक नीति 1956 में जो है 3 से 4 केंद्रीय सरकार के एकाधिकार क्षेत्र वाला बना दिया गया। उसमें किसको शामिल किया गया, तो वायु परिवहन को शामिल किया गया। बाकी जो 13 हैं इनमें बोला गया कि सरकार द्वारा इसमें स्थापित की जाएगी, और लेकिन ये भी बोला गया कि राष्ट्रीय हित को जो है देखते हुए इन उद्योगों में निजी क्षेत्र को नई इकाइयाँ लगाने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरा है सार्वजनिक था निजी के उद्यम के मिश्रित क्षेत्र। अब जैसे यहाँ पे बटा हुआ था उद्योग में 17 रखे गए थे, तो वैसे फिर यानी बी उद्योग जो बांटा गया था और इसमें 12 उद्योग रखे गए थे, और इनके संदर्भ में कहा गया था कि इनके भावी विकास की दिशा में राज्य प्रयास करेगा, लेकिन निजी उद्यमकर्ताओं को भी, यानी जो निजी उद्योगपति हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से अथवा राज्य के साथ सहयोग करते हुए नई इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस श्रेणी में जो मेन उद्योग थे वे थे जैसे लघु खनिज, इसके अलावा एल्यूमिनियम जैसे हो गया, इसके अलावा मशीन औजार, लौह मिश्रित धातु, इस्पात, आधारभूत वस्तुएं, औषधि का निर्माण, रंग, प्लास्टिक इत्यादि, और अन्य आवश्यक औषधियाँ जैसे उर्वरक, और इसके अलावा उर्वरक, कृत्रिम रबर, कोल, रासायनिक कागज, लुगदी, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन यहाँ पे था, रेल परिवहन और वायु परिवहन इसमें शामिल था केंद्रीय सरकार वाले के एकाधिकार में, और मिश्रित क्षेत्र में आपका सड़क परिवहन और समुद्री परिवहन यहाँ पे सम्मिलित था मिश्रित में। तीसरा जो श्रेणी था वह था निजी क्षेत्र का, यानी इन जो 17-12 उद्योग थे 29, इनको छोड़कर बाकी जो उद्योग थे वह निजी क्षेत्र में रखे गए थे। इन उद्योगों की स्थापना के संबंध में कोई जो है प्रतिबंध नहीं रखा गया, और इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि सरकार इन उद्योगों की स्थापना में सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी। अब यहाँ पर औद्योगिक नीति आपका 1956 समाप्त होता है। इसके बाद औद्योगिक नीति आती है 1991, जो हम जब 1991 का आर्थिक सुधार पढ़ेंगे तब उसके बाद उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में जो सरकारी नीतियाँ रहीं 1947 से 1990 के बीच में वो क्या रहीं। तो इसमें पहला देखेंगे कि संगठित ढांचे का निर्माण कैसे किया गया लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए।
इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1947 में भारत सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की। अगर आपसे पूछ ले कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, कुटीर उद्योग बोर्ड, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई। इस कुटीर उद्योग बोर्ड को पहली पंचवर्षीय योजना में 3 अलग अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया था, जो कि थी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और अखिल भारतीय खाकी और ग्रामोद्योग बोर्ड। इसका दूसरा बात करें ढांचे की, ये तो पहला हो गया। दूसरा, लघु उद्योग विकास निगम। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1954 में की गई। तीसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1955 में की गई। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड 1947, लघु उद्योग विकास निगम 1954, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955। 1955 में ही औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम को शुरू किया गया। इन बस्तियों में कारखानों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात आदि की सुविधाएं प्राप्त की गई। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम, अगर आपसे औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम पूछे तो 1955 जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1979 में की गई। इसमें यही याद रखना है आपको, कुटीर उद्योग बोर्ड और लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई, इसको याद रखना है। इसका एक पॉइंट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई? 1989 में। यह जो है लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया या स्थापना किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों में सुधार के लिए जो गठित समितियां हैं उसके बारे में, कौन कौन सी समिति गठित की गई, तो उनका बस आपको नाम याद रखना है, उससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। आबिद हुसैन समिति, डॉक्टर SP गुप्त समिति, SP गुप्त, नायक समिति, कपूर समिति, मीरा सेठ समिति, ये नाम जरूर याद रखना है। मीरा सेठ समिति, ये पूछा गया है कई बार। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए 21 जनवरी 1997 को गठित की गई थी। इस समिति ने 500 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय हथकरघा ऋण कोष स्थापित करने का सुझाव दिया था। आपसे पूछ लेगा कि किसने दिया था। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र के जो बुनकर थे उसको भी इस कोष से ऋण देने की सिफारिश की गई थी। यानी आपसे पूछ लेगा कि गैर सरकारी क्षेत्र के बुनकरों को जो है राष्ट्रीय हथकरघा ऋण कोष से ऋण देने की सिफारिश किस समिति ने की? मीरा सेठ समिति ने। इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योग से है अर्जुन सेनगुप्त आयोग। तो ये सब इतनी समितियाँ आपको याद रखना है। आबिद हुसैन, SG गुप्त, नायक, कपूर, मीरा सेठ, अर्जुन सेनगुप्त आयोग। ये किससे संबंधित है? लघु एवं कुटीर उद्योगों में सुधार के लिए गठित जो समिति है उससे संबंधित है। अब देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक देखेंगे औद्योगिक रुग्णता, यानी जब उद्योग आगे बढ़ नहीं पाता है तो इसमें क्या होता है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनका वित्तीय प्रवाह जो होता है वह तो रुक ही जाता है, और साथ ही जो है बैंकिंग संसाधनों का दुरुपयोग भी इससे होता है, और साथ ही साथ सरकार पर व्यय का भार भी बढ़ता जाता है। और इस संबंध में जो है इसको दूर करने के लिए जो उपाय किए गए हैं और जो ढांचा बनाया गया है उसी पे प्रश्न आएगा।
औद्योगिक रुग्णता आती किस वजह से है? अगर मान लो अगर आपसे पूछ ले औद्योगिक रुग्णता के कारण क्या हो सकते हैं, तो एकदम सिंपल आपको याद रखना है। पहला तो कच्चा माल की अगर अनियमित आपूर्ति है, जो कच्चा सामग्री मिलता है वो समय समय पे ना पहुँचे तो औद्योगिक रुग्णता आ सकती है। सरकार की नीतियाँ अगर गड़बड़ हो, कुछ अगर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके सामने वित्तीय समस्याएँ अगर आ जाएँ, या तो जो उद्योग लगाया गया है उसमें सक्षम जो है कार्य करने वाले ना हों, बिजली की समस्या हो या मांग में कमी हो जाए, मंदी हो जाए, ये सब औद्योगिक रुग्णता के कारण हो सकते हैं। अब इसको दूर करने के जो उपाय होते हैं, इसी औद्योगिक रुग्णता को जो है आरबीआई तो दूर करता ही है, उसको पहचान के उसको दूर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक स्थापित आपको याद करना है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयां हैं उनको फिर से स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की, जिसे 1997 में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक बना दिया गया। इसके मुख्य कार्य अगर आपसे पूछे तो इसका पहला काम तो यही है कि और जो अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता पहुंचाना, इसके अलावा उनको प्रबंधनीय एवं तकनीकी सहायता देना। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिक अस्वस्थता पर जो समितियां गठित की गई हैं उनमें कौन, आपसे पूछ लेगा औद्योगिक रुग्णता पर कौन सी समितियां गठित की गई हैं, तो एक नाम याद रखना है गोस्वामी समिति, इसके अलावा इराडी समिति। गोस्वामी समिति 1993 में, इराडी समिति 2000 में ये गठित की गई थी। अगर ये पूछ ले, ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। तो दोस्तों, ये भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित जो 2 सुधार हुए हैं 1990 तक, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके आगे का जो सुधार होगा उसको हम लोग अलग, जब 1991 का आर्थिक सुधार जब पढ़ेंगे तो उसको आगे अलग से देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।